टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्स इन नेक। इनमें सबसे क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास नेक में हमारे पास आता है ग्लैंड्स, दो पैराथायरॉइड और थायराइड, इसके अलावा थाइमस आता है, आर्टरीज आती हैं सबक्लेवियन और कैरोटिड आर्टरी, वेन्स आते हैं सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, नर्व्स आती हैं, ग्लॉसोफ्रेंजियल वैगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, 9, 10, 11 एंड 12 और सिंपैथेटिक ट्रंक आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में हम थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करेंगे और साथ में थाइमस की। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसकी शक्ल ऐसे जैसे हमारे पास सेफगार्ड की शील्ड होती है ना, वैसी शक्ल है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है थायराइड ग्लैंड इन द नेक। ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ नेक और साइड ऑफ नेक में पड़ा हुआ है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इसके तीन अदद लोब होते हैं, राइट, लेफ्ट और पैरामिडल लोब। और ये जो राइट और लेफ्ट लोब है ये इस तरह से ज्वाइन हुए होते हैं। ये हमारे पास इसका राइट लोब, लेफ्ट लोब ये इस तरह से ज्वाइन हुए हैं और ये हमारे पास इसका पैरामिड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ये हमारे पास C5 वर्टिब्रा से लेकर C7 के अगेंस्ट पड़ा हुआ होगा और T1, और ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया को भी एम्ब्रेस कर रहा होगा। ये हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज के मिड से लेकर 4 से 5 ट्रेकियल रिंग तक जाता है और हमारे पास सेकंड से 4th ट्रेकियल रिंग तक इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। ये हमारे पास कैसे पड़ा हुआ है, मिड ऑफ थायराइड कार्टिलेज से लेकर 4th और 5th ट्रेकियल रिंग था। इसका इस्तेमाल दरमियान में सेकंड से 4th ट्रेकियल रिंग तक पड़ा हुआ होता है। और ये हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन का लेवल कौन सा होता है, सर्वाइकल स्पाइन C5 से लेकर C7 तक और साथ में T1 सर्वाइकल T1 का भी स्पाइन का लेवल होता है। स्पाइनल लेवल जो है वो हमारे पास है C5 से C7 प्लस T1। और अगर हम ट्रेकियल रिंग का लेवल अगर हम देखें तो मिड ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज पड़ी हुई है, इसके मिड से लेकर हमारे पास 4th और 5th ट्रेकियल रिंग तक जाएगा। और ये जो इस समय से ये नैरो पार्ट है तो ये हमारे पास सेकंड ट्रेकियल रिंग से 4th ट्रेकियल रिंग तक। वेट की बात करें तो हमारे पास 25 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसका हमारे पास ट्रू कैप्सूल होता है और फॉल्स कैप्सूल होता है। फॉल्स कैप्सूल की बात हमने की थी इन्वेस्टिंग लेयर में कि हमारे पास जो प्री ट्रेकियल फेशा होता है उसकी कंडेंसेशन से हमारे पास फॉल्स कैप्सूल बनता है, जबकि हमारे पास ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है, ग्लैंड के कनेक्टिव टिश्यू है वही पेरिफेरली कंडेंस करके ट्रू कैप्सूल बनाएगा। और ये फॉल्स कैप्सूल जो है वो प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशा से ड्राइव होगा, जिसको हम जो पोस्टीरियरली थिक होकर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बैरी बनाता है जो कि इसको मीडियास्टम में सिंक करने से बचा। तो अगर हम बात करें इसके ये ट्रू कैप्सूल है, ये फॉल्स कैप्सूल है, तो हमारे पास ये जो वीनस प्लेक्सिस होता है ना वो हमारे पास विद इन द ग्लैंड लाई कर रहा होता है। डी ट्रू कैप्सूल के भी नीचे लाई कर रहा होता है। अब इसमें हमने ये देखना तो हेमरेज को अवॉइड करने के लिए हमने जब थायराइडेक्टमी करनी है तो हमने ट्रू कैप्सूल समेत ग्लैंड को रिमूव करना है। जबकि हमारे पास जब प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हमारे पास जो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल होता है वो बिटवीन द टू कैप्सूल्स होता है, ट्रू और फॉल्स के दरमियान। इसके बाद अगर हम इसकी लोब्स की बात करें तो इसकी एपेक्स है, बेस है, 3 सरफेसेस हैं, लेटरल, मीडियल और पोस्टरोलेटरल, 2 बॉर्डर्स हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें, एक तो होगी ना इसकी एपेक्स। एपेक्स जो है वो हमारे पास अपवर्ड होती है और बेस जो होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड होती है। एपेक्स डायरेक्टली अपवर्ड होती है और लेटरली होती है और यहाँ पे हमारे पास स्टर्नोथायराइड मसल के अटैचमेंट की वजह से ना ऑब्लिक वो थायराइड कार्टिलेज जब अटैच होता है तो वो मीडियल टू एपेक्स होता है और एपेक्स रिलेटेड होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से। ये हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है जो कि एपेक्स से रिलेटेड हो जाती है। बेस इसकी हमारे पास 4th से 5th ट्रेकियल रिंग के ऊपर पड़ी हुई होती है, वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेटेड। ये हमारे पास एपेक्स है जहाँ पे ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है और ये हमारे पास इसकी बेस आ गई जहाँ पे हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंटर कर रही है ग्लैंड को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 सर्फेस है, लेटरल सर्फेस, मीडियल सर्फेस और पोस्टरोलेटरल सर्फेस। लेटरल सर्फेस के ऊपर हमारे पास जो चीज़ें रिलेटेड है स्टर्नोथायराइड, फिर हमारे पास स्टर्नोहायोइड, इंटीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड और ये हमारे पास आ गया स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का इंटीरियर बॉर्डर। क्या क्या है, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड आ गया, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायराइड और इंटीरियर वैली ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये हमारे पास आ गया स्टर्नोथायराइड, ये आ गया हमारे पास इंटीरियर स्टर्नोहायोइड, इंटीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड और ये आ गया हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये सारे इसके लेटरल सर्फेस के रिलेशन है। मीडियल सर्फेस पे 2 जो है हमारे पास ट्यूब्स रिलेटेड होती है, ट्रेकिया और एसोफेगस, और 2 नर्व्स होती हैं। ये हमारे पास आगे रिकरेंट लेरेंजियल और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और जो इसका हमारे पास पोस्टरोलेटरल सर्फेस होती है वहाँ पे हमारे पास कैरोटिड शीथ विद इट्स कंटेंट होती है। कैरोटिड शीथ की कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। मीडियल सर्फेस पे ट्रेकिया, एसोफेगस, 2 मसल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रिकोथायराइड। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और क्रिकोथायराइड 2 नर्व्स रिलेटेड होते हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल। पोस्टरोलेटरल सर्फेस में पोस्टीरियर सर्फेस पे हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड शीथ आ जाती है। पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास जो है पोस्टीरियर बॉर्डर राउंडेड होता है, वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, थोरेसिक डक्ट होती है और एनास्टोमोसिस होता है। सुपीरियर और इंफीरियर एंटीरियर बॉर्डर जो कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी के इंटीरियर ब्रांच से रिलेटेड है और ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जहाँ पे हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, सुपीरियर थायराइड और इंफीरियर थायराइड का एनास्टोमोसिस है। उसके बाद ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं यहाँ पे पड़े हुए और यहाँ पे थोरेसिक डक्ट होगी। इस्थमस की बात करें तो इस्थमस जो है वो दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। इसकी 2 सरफेसेस होती है, 2 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होती है और सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर होते हैं। ये इंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर हो जाएगी, सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, इंफीरियर बॉर्डर। इंटीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोहायोइड मसल से रिलेटेड है, वहाँ पे इंटीरियर जुगुलर वेन्स आ जाएंगी, फेशा आ जाएगा, स्किन आ जाएगा। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो ट्रेकियल रिंग से सेकंड से 4th ट्रेकियल रिंग से रिलेटेड है जो हमने इसका एक्सटेंट बताया था इस्थमस का। इसका जो अपर बॉर्डर है वहाँ पे इंटीरियर ब्रांचेस आएंगी राइट और लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। ये हमारे पास आ गया इसका अपर बॉर्डर इस्थमस का। यहाँ पे इंटीरियर ब्रांचेस आ रही हैं राइट और लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी और जो लोअर बॉर्डर है वहाँ से राइट और लेफ्ट सुपीरियर थायराइड वेन्स जो हैं वो लीव कर रही हैं ग्लैंड को। आर्टीरियल सप्लाई हमें वैसे पता चल गया कि हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती हैं। जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और
वो डाउनवर्ड रन करती हैं। जब वो अपर एपेक्स पे आती हैं तो वो हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस दे देती हैं। फिर जो हमारे पास इंटीरियर ब्रांच होती है वो इंटीरियर बॉर्डर पे सेंड करती है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच है वो पोस्टीरियर बॉर्डर पे चली जाती है। फिर हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी लोअर पोल ऑफ ग्लैंड से एंटर होती है, उसकी असेंडिंग ब्रांच होती है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर पे जाके जो जो इंटीरियर जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी वाली ब्रांच आ रही होती है उसके एनास्टोमोस करती है, बाकी थोड़ी सी ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है। और हमारे पास जो है वो, और ये जो थायराइड इंफीरियर थायराइड सबक्लेवियन की ब्रांच होती है ये पहले अपवर्ड आती है मीडियली, और फिर हमारे पास बेस ऑफ ग्लैंड पे आती है, वहाँ पे आके हमारे पास कैरोटिड शीट के पीछे से पास करती है। इसकी टर्मिनल जो होती है ये आर्टरी जो है वो 4 से 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है, एक असेंडिंग ब्रांच देती है जो कि पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी से एनास्टोमोस करती है। इसके बाद एक और होती है 3% इंडिविजुअल में लोएस्ट थायराइड आर्टरी या थायराइड इमा आर्टरी, ये हमारे पास ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से राइज करती है और हमारे पास इस्थमस के लोअर पार्ट से एंटर करती है। इसके अलावा होती है एक्सेसरी थायराइड आर्टरी जो कि ट्रेकियल और एसोफेजियल आर्टरी से निकलती हैं और सप्लाई करती हैं थायराइड ग्लैंड को। आर्टरीज को अगर हम रिवाइज, सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये हमारे पास जब अपर पोल पे आएगी ग्लैंड के यहाँ एपेक्स पे आएगी तो हमारे पास दो ब्रांचेस में स्प्लिट कर देगी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर अलॉन्ग द इंटीरियर बॉर्डर चली जाएगी, पोस्टीरियर अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर चली जाएगी। लोअर यहाँ इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो वो हमारे पास सबक्लेवियन की ब्रांच है, सबक्लेवियन आर्टरी की, और वो हमारे पास जो आएगी ग्लैंड में, ग्लैंड की बेस पे आके तो हमारे पास 4 से 5 ग्लैंडुलर आर्टरी देगी, और उसकी जो असेंडिंग ब्रांच है वो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर पे ग्लैंड के रन करेगी और एनास्टोमोस कर जाएगी पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक थायराइड इमा आर्टरी होती है 3% पीपल में, वो हमारे पास जो है लोएस्ट थायराइड आर्टरी उसको कहते हैं, वो हमारे पास ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है। और हमारे पास एक्सेसरी थायराइड आर्टरी होती है जो कि ट्रेकियल और एसोफेजियल आर्टरी से राइज करती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सेम सुपीरियर मिडल और नहीं सुपीरियर थायराइड वेन है, इंफीरियर थायराइड वेन है, मिडल थायराइड वेन है, और हमारे पास एक फोर्थ वेन भी होती है, वो कभी कभी प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कॉशर वेन। सुपीरियर थायराइड वेन जो होती है वो हमारे पास अपर पोल पे होती है, वो हमारे पास ड्रेन देती है इंटरनल जगुलर वेन में। जैसे कि जो मिडल थायराइड वेन है वो हमारे पास मिडल ऑफ लोब में होती है, वो भी हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करती है। जो इंफीरियर थायराइड होती है वो हमारे पास जैसे इंफीरियर थायराइड आर्टरी सबक्लेवियन से निकलती है वो सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करेगी, इस्थमस के लेवल पे होती है। ये हमने अभी इस्थमस के लोअर बॉर्डर रिलेशन में पढ़ा था कि इस्थमस के लोअर बॉर्डर से हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन जो है वो बाहर निकलती है और सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेंगी, और जो कॉशर वेन है अगर वो हमारे पास निकलेगी तो वो हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगी। यानी कि इंफीरियर थायराइड के अलावा जितने भी वेन है, सुपीरियर थायराइड, मिडल थायराइड या कॉशर वेन, ये तीनों जो है ये इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन करेंगी, और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन है वो हमें सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन करेगी। नर्व सप्लाई की बात करें हमारे पास मिडल एक होता है अपर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इन तीनों में से मिडल वाला सबसे ज्यादा करेगा, और ये दोनों भी कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड की कोई भी स्वेलिंग होगी जिसको गोइटर कहते हैं उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं फ्रॉम बिहाइंड, और रिमूवल ऑफ थायराइड को कहते हैं थायराइडेक्टमी, और ये हम विद द ट्रू कैप्सूल करेंगे क्योंकि हमारे पास वीनस प्लेक्सस जो है वो ट्रू कैप्सूल के डीप पड़ा हुआ होता है। सब टोटल थायराइडेक्टमी में हमारे पास जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोथ लोब जो है वो पीछे रह जाते हैं। इससे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास पैराथायराइड के रिमूवल का चांस जो है ना, ताकि क्योंकि पैराथायराइड यहाँ पे इसके पीछे लोकेटेड होते हैं, तो अगर हमने उनको रिमूव नहीं करना तो हम सब टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे और पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंड के छोड़ देंगे ताकि पैराथायराइड जो है वो काम करता रहे। और थायराइडेक्टमी में हमने सुपीरियर थायराइड आर्टरी को अगर लाइगेट करना है तो हम उसको करेंगे जहाँ पे वो एक्सटर्नल रेंजियल नर्व के साथ पड़ी हुई है ना, उसको ग्लैंड के गिर्द जो है वो लाइगेट करेंगे ताकि एक्सटर्नल रेंजियल नर्व जो है वो सेव रहेगी। एक्सटर्नल रेंजियल नर्व के साथ आ रही है, ये देख सकते हैं, ये हमारे सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है तो इसके साथ ये जो नर्व है ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंजियल नर्व, इसको हम ग्लैंड के पास से लाइगेट करेंगे ताकि हम एक्सटर्नल रेंजियल नर्व को प्रिजर्व। इसके अलावा अगर ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो वो हमारे पास जो है नेबरिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस भी कर सकता है, कैरोटिड शीथ हो गई, ट्रेकिया हो गया, और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो नेबरिंग स्ट्रक्चर को इन्वेड भी कर सकता है। जो बात हम इसकी कर रहे थे, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के स्टेम को हम लाइगेट नहीं करते क्योंकि उसकी जो ग्लैंडुलर ब्रांचेस होती हैं उनको अलग-अलग लाइगेट कर देते हैं। इस तरह हम ब्लड सप्लाई जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड की मेंटेन करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि 4 टोटल ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास लाई करते हैं थायराइड ग्लैंड की, और पैराथायराइड आगे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ये 4th फेरेंजियल आर्च से डराइव होते हैं, 4th फेरेंजियल पाउच से। और सिमिलरली हम इसको जो सुपीरियर पैराथायराइड को पैराथायराइड 4 कहेंगे क्योंकि वो 4th फेरेंजियल आर्च से ड्राइव होते हैं, और जो हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड्स हैं उसको पैराथायराइड 3 कहते हैं क्योंकि वो 3rd पाउच से ड्राइव होते हैं। ये जो है पैराथॉर्मोन को स्क्रीट करते हैं, 50 mg वेट होता है इसका, 50 mg था उसका 25 ग्राम था। सिचुएशन कहाँ है, हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है हमारे पास जहाँ से एंटर करेंगे ना वहाँ से हमारे पास मेनली ये लोकेटेड होंगे ग्लैंड्स, वहीं पे जहाँ पे ये आर्टरी एंटर करेंगे वहाँ से ग्लैंड्स ये वाले प्रेजेंट होंगे। सुपीरियर पैराथायराइड अपनी पोजीशन के अंदर कांस्टेंट होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना मिडल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर पे जहाँ एनास्टोमोसिस हो रहा होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड है इनकी पोजीशन वेरिएबल है, ये हमारे पास थायराइड कैप्सूल के अंदर भी हो सकते हैं, इंफीरियर थायराइड के नीचे। इसके अलावा ये हमारे पास कहाँ हो सकते हैं, आउटसाइड या बिहाइंड द थायराइड कैप्सूल, थायराइड आर्टरी के इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जस्ट अबव, और हमारे पास ये कहाँ हो सकते हैं विद इन द सब्सटेंस ऑफ द लोब जहाँ पे इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और जो रिकरल रेंजियल वाली जगह है ना जहाँ से वहाँ पे रिलेटेड है वहाँ पे इनकी ब्लड सप्लाई क्या है, वही हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एनास्टोमोसिस जो है हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी का, वो हमारे पास इसको ब्लड सप्लाई करता है। वेनस ड्रेनेज भी सेम है और लिम्फेटिक्स भी जो कि थायराइड ग्लैंड के हैं। नर्व सप्लाई हमारे पास मिडल और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से है, और पैराथायराइड जो है हमारे पास ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। क्लिनिकल्स की बात करें, पैराथायराइड का ट्यूमर जो है वो एक्सेसिव सिक्रीशन करेगा पैराथॉर्मोन की, जिससे हमारे पास जो है इंक्रीज रिमूवल ऑफ कैल्शियम हो जाएगा। पैराथॉर्मोन जो है वो ब्लड से
बोन से कैल्शियम को बाहर निकालता है, उससे हमारे पास बोन्स वीक हो जाएंगी, कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, जब ये किडनी में ज्यादा जाएगा तो वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगी। हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म का मतलब कि हमने यहाँ पे ग्लैंड रिमूव कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ग्लैंड की एक्सक्रीशन कम हो गई है, थायराइडेक्टमी के दौरान भी हो सकता है ये, तो हमारे पास पैराथॉर्मोन का लेवल कम होगा, पैराथॉर्मोन का लेवल कम होगा तो हमारे पास कैल्शियम ब्लड में कम आएगा, क्योंकि हमने ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब ज्यादा करना है तब पैराथॉर्मोन रिलीज करना है, तो कैल्शियम ब्लड में कम हो जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी और कार्पोपीडल सिंड्रोम होगा। कार्पोपीडल सिंड्रोम इस तरह की कंडीशन होगी। पैराथायराइड हमारे पास, अगर हम थायराइड को ग्लैंड को अगर हम बाहर निकाल दें तो पैराथायराइड ग्लैंड को हम कहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के अंदर। इसके बाद थाइमस की बात करें तो थाइमस जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन है। यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर और सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ थोरैक्स के अंदर होता है। ये हमारे पास बर्थ पे वेल डेवलप्ड होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास फैट से रिप्लेस हो जाता है, बायलॉब्ड होता है, और हमारे पास जो है इसके दोनों लोब्स एंडोडर्म के जो थर्ड फ्रेंजियल पाउच है उससे डिराइव हुए होते हैं। थर्ड फ्रेंजियल पाउच से डिराइव हुए हमारे पास इंफीरियर पैराथायरॉइड्स, ठीक है। और हमारे पास इसका वेट 10 से 15 ग्राम होता है बर्थ पे, फिर प्यूबर्टी तक ये बढ़ता है और फिर एडल्ट लाइफ में ये बहुत कम हो जाता है 10 ग्राम। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, जो यहाँ पे हमारे पास रिब्स की आर्टरी होगी, और हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करेंगी। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ये ड्रेन होगा और इंटरनल थोरेसिक और इंफीरियर थायराइड वेन्स इसको ड्रेन करेंगी ना। उसके हमारे पास सेम है सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ना, स्टीलेट गैंग्लियन एक इसको सप्लाई करेगा, वेजोमोटर सेंटर। इसका जो कैप्सूल है ना वो हमारे पास इंफीरियर रूट ऑफ आंसर सर्विकैलिस जिसमें फाइबर C2 C3 के होते हैं वहाँ से सप्लाई होता है। फंक्शन क्या है, थाइमस जो है वो लिम्फोपोइसिस कराता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन कराएगा। इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल जो है पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू जो है ना बॉडी का, उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है न्यूनेटल पीरियड के अंदर। इसके बाद हमारे पास कॉर्टिकल लिम्फोसाइट जो है ना 95% ये टी लिम्फोसाइट बनाता है, जिससे हमारे पास इम्यूनिटी बनती है। इसके अलावा ये लिम्फोपोइटिन क्रिएट करता है जो कि लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन बोथ कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस में और पेरिफेरल जो इसके अलावा बाकी ऑर्गन है लिम्फॉइड उनके अंदर हमारे पास टी सेल की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कंपिडेंस इंड्यूसिंग फैक्टर होता है जो कि एंटीजेनिक सब्सटेंस पे स्टिमुलाई आने पे हमारे पास न्यू लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास थाइमस बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो हमारे पास यहाँ उसके अंदर ट्यूमर है तो हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन आएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस में ये है कि यहाँ पे हमारे पास बॉडी अपने खिलाफ खुद ही ऑटो एंटीबॉडीज बना लेगी और हमारे पास जो है एक्सेसिव फैटिगेबिलिटी होगी वॉलंटरी मसल की। प्रीसाइज रोल जो है थाइमस का ये है, प्रीसाइज रोल इस डिजीज में हमारे पास अनसर्टेन है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड जो है ये इसका मेन सिम्टम आ जाएगा। और हमारे पास थाइमिक ट्यूमर जो है वो मे प्रेस ट्रेकिया, क्योंकि ट्रेकिया एसोफेगस और लार्ज वेन ऑफ नेक वो यहीं पे हैं, तो हमारे पास हार्शनेस ऑफ वॉइस होगी, कफ होगी, डिस्पेजिया होगा, साइनोसिस होगी यानी कि ब्लूनेस ऑफ